हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्लीट मैथ स्ट्रेटेजी का एसएससी के 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैंने बिगनर और रिपीटर को ध्यान में रखते हुए वो सारे पॉइंट डिस्कस करे थे, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे मार्क्स ना बढ़ रहा हो, चाहे सिलेबस कैसे पूरा करना है, वो सारी चीजें उसमें समझाई थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था उसके अंदर जो मैं आपको समझा रहा था कि जैसे जो बिगनर्स होते हैं या जो अभी मतलब जिन्हें 3-4 महीने होते हैं, वो क्या होता है, बार बार सिलेबस को कवर करने के चक्कर में टीचर्स बदलते रहते हैं। मैंने एक ही बात उसमें भी बोली थी और मैं फिर बोलूंगा, और ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी में आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस होता है ना, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस, वो सिर्फ 30 मैक्सिमम 40% होता है। बाकी जो 50 या 60% होता है, आप उस सिलेबस को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, ये वही सारे पॉइंट हैं कि अगर आपको सिलेबस हो गया है एक बार, रफली आपने 80-90% सिलेबस कर लिया है, तो लेकिन उसको एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच कैसे डेवलप करें कि वो सिलेबस एफिशिएंटली यूज हो सके, कि आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा बने, टाइम मैनेजमेंट हो सके, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने बोला था उस वीडियो में कि मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा, पीवाईक्यू सीरीज मैथ के लिए, जिसके अंदर मैं सीजीएल 2024 टीयर 1 के सभी पेपर्स कराऊंगा। लेकिन मेरा ये पेपर कराने का पर्पस ये है कि इसमें ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको नीड पड़ती है, वो सारे मैं उसमें धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा। आप मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए और विश्वास करके 4 या 5 वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू के। आपको अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी कि हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके का कंटेंट दूंगा, किस तरीके से जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसकी अप्रोच को आपको डेवलप करके दिखाऊंगा। तो आज ये उसका पहला लेक्चर होने वाला है, और पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें ऐसे बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस आगे किस तरीके से आएंगे, क्या रहेगा वीडियो के अंदर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से ही डायरेक्ट शुरू करें। जो भी मुझे थोड़ा बहुत भाषण देना है, जो भी समझाना है कि भाई वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो मैं आज फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये जो वीडियो है ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप ये समझिए कि है तो मैं करा तो आपको सीजीएल 2024 के प्री के पेपर्स कराऊंगा सारे। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू भी है नेक्स्ट। लेकिन ये जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं 2025 के आप कह लो या आगे के कह लो, उन सब में आपको हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, या सिलेक्शन पोस्ट हो, सब में नेचर ऑफ क्वेश्चंस लगभग सेम है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है लेकिन लगभग सेम है। तो जो भी अप्रोच आप डेवलप करेंगे वो आपको हर एग्जाम में काम आएगी। भले ही वेंडर चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना वेंडर आके बिल्कुल ही सब कुछ बदल देगा, सिलेबस तो सेम है। तो कहीं ना कहीं वो पीवाईक्यूज को ही पहले देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाएगा। और अभी भी ये डिसाइड नहीं है कि वेंडर पक्का बदल गया या नहीं बदल गया। हाँ, 90% चीजें श्योर हो चुकी है, लेकिन क्या पता लास्ट मोमेंट पे एसएससी बोल देगी नहीं, टीसीएस ही पेपर बनाएगा। तो कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन पीवाईक्यूज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है और इन्हीं पीवाईक्यू के थ्रू अप्रोच को डेवलप करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या खाली ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स को कवर करता है? अच्छा, वही चीज मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दी, नहीं ये खाली एसएससी को नहीं करता, सारे एग्जाम्स को कवर करता है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की बात ये बोलना चाहूंगा कि ये बिगनर प्लस जो रिपीटर्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सारे वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ये सारी चीजें सॉल्व कराऊंगा कि भाई रिपीटर्स के मार्क्स कैसे इंप्रूव हो पाए और बिगिनर को ये समझ आए कि भाई जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई कैसे करना है। आप क्वेश्चन तो कर रहे हैं, आप अपना आपने कॉपीज बना लिया, आपने कहीं से पढ़ा, लेकिन उन कॉपीज के सोल्यूशन है क्या पेपर में वैसा ही एग्जैक्टली पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है? किस तरीके से पेपर में जब हम प्रेशर में बैठे होते हैं वो सॉल्व करना है, वो चीजें मैं समझाऊंगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो, ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेनिफिट मैंने लिखा है, इसका इन वीडियो का बेनिफिट किसको होगा सबसे ज्यादा। देखो, ये बात तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होंगे वो घट जाएंगे, उसके नेक्स्ट में और घट जाएंगे, उसके नेक्स्ट में और घट जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि कंसिस्टेंटली धीरे 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 लोगों की गिरने लगती है। तो शुरू में मान लो ऐसा हो जाए कि भाई 40% घट जाए, फिर और 40 घट जाए, फिर और 40 घट जाए, घटते घटते लास्ट में 20-30% ही लोग बचेंगे। और आप कंपटीशन भी एग्जाम उठा के देख लेना, चाहे सीजल उठा के देख लो यार, 40 लाख अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 या 3 लाख लोग ही होते हैं जो भाई सीरियसली पढ़ते हैं। उसमें से 2 लाख बहुत सीरियस होते हैं, तो बाकी सब ऐसे ही धीरे धीरे छटते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो इसलिए
मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 4-5 वीडियो तक का सब्र कीजिए, आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा, खुद ही समझ आने लगेगा, और कंसिस्टेंटली जरूर बनाइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं MWF में इन वीडियोस को लाऊं एक एक दिन छोड़ के, ताकि आपको मौका मिले चीजों को करने के लिए, या हफ्ते में मिनिमम 2 तो किसी भी हाल में आए, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, और आप इन्हें कंसिस्टेंटली देखें। दूसरी चीज ये है कि जो बंदे इनको खाली देख रहे हैं और बिना कॉपी पेन के कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भाई उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स देखने के साथ साथ क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आया, आपने खुद सॉल्व करा, आपने सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया, फिर मैंने सॉल्व करा, आपको दिखाया, अगर आपको वो अप्रोच अच्छी लगे तो आप उसे अडॉप्ट कर लो, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो वेल एंड गुड। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको कॉपी में नोट करना चाहिए, वो मैं साथ साथ बताऊंगा, तो वो आप नोट कर लेना कि भाई ये रिवीजन करने लायक होते हैं, टफ क्वेश्चन हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। तो प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है। थर्ड, कि भाई आज आपने कर लिया और 6 महीने निकल गए, उसके बाद आता पता नहीं कि भाई Tier 1 के जो आपने अलग क्वेश्चन छांट के रखे थे, या कुछ सिली मिस्टेक्स के कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, कुछ और शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, उन्हें रिवाइज नहीं करा, तो आप वो आपके दिमाग से वो सब गायब हो जाएगा। तो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टूडेंट, ये CPR रूल का मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, कि CPR रूल को फॉलो करेगा उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट रहे होगा। मतलब उसे कंसिस्टेंट रहना है, उसे प्रैक्टिस करनी है और उसे रिवीजन करनी है। ये किसी भी सब्जेक्ट पे काम करती है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, और पूरे कंपटीशन एग्जाम पे ये वैलिड होती है कि भाई अगर आप CPR रूल को फॉलो करते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहते हो, टाइमली रिवीजन करते रहते हैं, तो आपको कभी भी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगा। इसका एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के दौरान मैं बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स आपको बताता रहूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझा दूं कि इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड है। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि इन वीडियो के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी आपको जीरो से थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं से भी टूटी फूटी तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर लिया है, या 50-60% से ज्यादा अपना सिलेबस टूटा फूटा कहीं ना कहीं से खत्म कर लिया है, या आप एक बार पढ़ चुके हो, ढंग से चीजें समझ नहीं आई है, या क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती। तो मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम की अप्रोच समझाऊंगा, वो सारी चीजें यहाँ पे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा मैं, कहीं कहीं जहां जरूरत होगी। शॉर्ट ट्रिक्स जरूर बताऊंगा जहां पे लग रही होगी और जो आपको काम आएगी। इवन ये भी समझाऊंगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि पूरे एग्जाम को आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आज आप बिना टाइम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतना प्रेशर होता है ना टाइम का, कि अगर आप जो बेसिक से बहुत आसानी से हो सकता है ना, उसमें दिमाग लगाने लगेंगे कि शॉर्ट ट्रिक लगानी है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी हर क्वेश्चन में नहीं लगानी, वो समझाऊंगा मैं। और बेसिक भी कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, जब नए क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने कभी पहले नहीं टच करे, वो तो बेसिक से ही होंगे। आप समझ रहे? तो वो सारी चीजें मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन स्किपिंग आर्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, क्वेश्चन स्किपिंग आर्ट। देखो होता क्या है ना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 से 25 आप लगातार सारे क्वेश्चन करोगे, बहुत गलत तरीका है। आपको ये आर्ट को सीखना पड़ेगा कि भाई जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, या इनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होती है, ये जो आपने कभी पहले नहीं किए, उन क्वेश्चन को आपको हमेशा छोड़ना होता है और लास्ट के लिए रखना होता है। तो ये चीज मैं आपको क्वेश्चन करने के दौरान क्या है ना कि मैं अटेम्प्ट ही ऐसे करूंगा, जैसे 1 से 25 क्वेश्चन लगे, अगर बीच में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्किप करने थे, तो मैं भी स्किप करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं इन्हें लास्ट में करूंगा, ताकि आपको भी वो प्रैक्टिस डेवलप हो। और मैं चाहता हूं कि भाई आप एग्जाम के अंदर वैसी ही चीज को फॉलो करें, मतलब मैं इस वीडियो के अंदर वो वैसी ही सारी चीजें कराऊं कि वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको प्रिपेयर कर दे, आपकी हैबिट बना दे। नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन स्किपिंग आर्ट सीख जाएंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चंस या कैलकुलेटिव क्वेश्चन को लास्ट में करना होगा, तो आप टाइम बचा लेंगे उनके लिए, इजी को पहले करके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिली मिस्टेक्स। देखो सिली मिस्टेक्स जब होती है ना, तो रात की नींद उड़ जाती है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें कि डायमीटर पूछा होता है, रेडियस की हैबिट होती है, हाईएस्ट पूछा होता है, सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट पूछा होगा, हम हाईएस्ट मार्क कर कर आएंगे। तो क्वेश्चन के दौरान कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट बनेंगे जहां पे सिली मिस्टेक की गुंजाइश है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि ओरली अगर आप देखिए सॉल्विंग क्वेश्चन, मतलब नो पेन यूज। आपको हर क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश और जीएस की तरह भी तो करो कि मन में सॉल्व करो। और ऐसे बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं भी आपको वो जो क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे वहीं पे अगर कुछ कॉन्सेप्ट बताना है तो बता दूंगा, अदरवाइज ओरली
बता दूंगा कि ये ओरली पेपर में ऐसे आपको सॉल्व करना चाहिए था। और ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन का एग्जाम है, आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा ओरली कर रहा होगा तो आपको एटलीस्ट तो ओरली करना है ना। आप किसी से आगे कैसे निकलोगे जब तक आप ये सारी अप्रोचेस को नहीं जानोगे, ये जब तक आप इन सारी अप्रोचेस से हैबिचुअल नहीं होगे। खाली सिलेबस से तो एग्जाम कभी भी नहीं निकलने वाला, इस चीज को आप ध्यान रखना। इसलिए जब मैं ये 36 सेट्स हुए थे आई थिंक सीजीएल के, उन सबको कराऊंगा और उसमें ये सारी अप्रोच धीरे धीरे डेवलप करूंगा। तो डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आपको हैबिट पड़ जाएगी इन चीजों की, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट देखूं तो वो है कैलकुलेशन का। देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए जब मैंने मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था उससे पहले कैलकुलेशन का वीडियो बनाया था। हर चीज मैं चाहता था सीक्वेंस में हो, और मैंने वो 1 महीने पहले करीब बनाया, एक से मतलब 1 महीने करीब 1 सवा महीने पहले बनाया था। और उसमें बोला था कि 30 महीने में आप 30 दिन आपको दे रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो। और उसमें सारे वो सीक्रेट्स बताए थे कि कैलकुलेशन के क्या सीक्रेट्स है। ऐसा नहीं है कुछ मैजिक होता है, आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप वो मैजिक अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन का। तो वो सारे मैंने 18 19 पॉइंट समझाए थे और 30 दिन का टाइम दिया था, और आज 30 से 40 दिन बाद मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। और मैं आपको उन्हीं वीडियो के अंदर जो सारी चीजें समझाई थी ना, आपको यूज भी करके अब दिखाऊंगा। चाहे आज मैं मैथ का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, कल को रीजनिंग का कराऊंगा, वही सारी चीजें यूज भी करूंगा। तो जिसने वो प्रैक्टिस करी होगी उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट एक स्टेप है जो मेरे दिमाग में आया था, वो था स्कीपिंग स्टेप्स। देखो होता क्या है, जो ट्रिक भी बनती है ना, वो एक्चुअली ट्रिक बनती यही है कि बहुत सारे स्टेप्स को स्किप करके शॉर्ट उसका रिजल्ट रख दिया जाता है। तो होता क्या है कि कुछ रिजल्ट्स तो आप ऐसे ही ध्यान रखोगे, मैं आपको समझाऊंगा, बट उसके अलावा भी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप कहीं कहीं स्टेप्स को स्किप करना सीखें, है ना। ऐसा नहीं कि एक एक छोटे छोटे हर एक स्टेप को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां आपका टाइम बचेगा। तो वो आपको धीरे धीरे हैबिट में आएगा कि कैलकुलेशन के अंदर कैसे स्टेप्स को स्किप किया जाए। तो वो सारी चीजें मैं आपको ये जो सीरीज है इसमें ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या चलेगा इस सीरीज के अंदर, क्या रहेगा इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट जो वीडियो है आने वाली। तो काफी लंबी 10 12 मिनट का हो चुका है ये ऑलरेडी कि भाई मैं क्या क्या होना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको मिलने क्या वाला है। और सच्ची बात है कि वीडियो को जब आप एंड तक देखो तो अगर आप कुछ सीखो नहीं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो मैं वही चाह रहा था कि आपको बताऊं पहले कि आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप बस चुपचाप 4 से 5 वीडियो आप धीरे धीरे देखिए, अपनी एक कॉपी लेके बैठिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो नया दिखे मैं बता दूंगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और 4 5 वीडियो बाद अगर आपको चीजें लगे कि नहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप स्किप करके जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आने वाले सभी लेक्चर्स का आप फायदा उठा सकें। चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से सीधा क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और देखिए ये मैंने ऊपर यहाँ मेंशन कर रखा है आपको कि सीजीएल 2024 9 सितंबर का पेपर है, शिफ्ट 1 है। ऐसे जब नेक्स्ट होगा तो शिफ्ट 2 डेट वो सारी चीजें डली होंगी। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सी कंडीशन सफिशिएंट है। तो आप ये चीज देखिए कि पहला पॉइंट लिखा है, दे दीज हैव टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स है एंड सेम पैरामीटर। आप क्या जानते नहीं है कि पैरामीटर तीनों साइड का सम होता है। मान लो ए बी तीन साइड है, इनका जो सम होता है वही पैरामीटर होता है। तो अगर दो साइड बराबर हैं और पैरामीटर भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थर्ड साइड होगी वो भी तो इक्वल होगी, ये होगी कि नहीं होगी। तो ये आपको पढ़ के ही यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। इतनी चीजें जो मैंने लिखी ये भी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी थी, ठीक है। तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब साइड 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 तीनों साइडें इक्वल है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन होती है? बिल्कुल होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको कि इसके अलावा और कौन सी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस होती हैं, तो वो क्या क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। टोटल देखो 5 कंडीशन होती है, एक मैंने आपको बता दी है, बाकी मैं और 4 बता देता हूँ। साइड 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 होती है, एक एसएएस होती है, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। एक एंगल साइड एंगल होता है, एक होता है एंगल एंगल साइड होती है, और एक होता है राइट हैंड साइड। तो ये 5 जो होता है ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके लिए होता है कंडीशंस। तो इसमें से साइड 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 से पहला पॉइंट सेटिस्फाई और बाकी ये 4 भी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन कितना है, 75 और 80, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आप पॉज करके पहले खुद करिएगा, ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 78,
रेशो निकालना है बॉयज और गर्ल का। तो देखो बॉयज हैं क्लास में, ठीक है, और गर्ल्स है क्लास में। बॉयज कितने हैं 75, उनका एवरेज, और गर्ल्स का एवरेज कितना है ये, और क्लास का एवरेज कितना है 78। तो एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाना आपने सीखा है भाई। एलिगेशन में आपको क्या करना होता है, आप ये देखिए, जो यहाँ पे क्या होगा 78 में से 75 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 80 में से 78 जाएगा 2, तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। वो किसमें, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक सिली मिस्टेक का चांस होता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ यही बताता हूँ, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होने का चांस होता है। सिली मिस्टेक का क्या चांस होता है कि आपसे यहाँ पे पूछा है बॉय और गर्ल का रेशो, लेकिन आप ध्यान से रीड करना, अगर वही गर्ल और बॉय का रेशो पूछ लेता तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि पूछा किसका रेशो, इसका पूछा है कि इसका पूछा है। यहीं पे सिर्फ एक ये चांस बनता है सिली मिस्टेक का। और अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है कि भाई एक चीज बता देता हूँ, जैसे कई लोगों को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट होता है कि यहाँ पे माइनस किस तरीके से किया जाए। तो आप ध्यान रखना, जब भी हम माइनस करते हैं, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, तो इन दोनों में से कोई अगर नीचे वाला बड़ा है तो सेकंड वाले जब केस को लेते हैं तो ऊपर वाला बड़ा होगा। मतलब जैसे इसमें 78 में से 75 करा तो कितना आया, 3 आ गया ऐसे क्रॉस में। और जब आप यहाँ पे देखेंगे 80 बड़ा है तो 80 में से ये गया तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। आप समझ रहे हैं। तो एलिगेशन में हमेशा इन दोनों में से एक बड़ा होगा तो दूसरे में दूसरे वाला बड़ा होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सिली मिस्टेक को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से पढ़िए, टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम कितना है 16, तो कह रहा है थर्ड साइड। तो क्या आपको ये चीज नहीं पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उनका तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। दो साइड का सम अगर 16 है और तीनों बराबर होती हैं तो दो साइड, तो एक साइड 8, दूसरी साइड 8, और तीसरी साइड भी क्या हो जाएगी 8, तो आंसर क्या होगा 8। लेकिन ये मैंने जो लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, ये क्वेश्चन था ओरली। आपको पेन भी नहीं उठाना था, सिर्फ ओरली से मार्क करना था पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो दिस दिस दिस, ठीक है, टोटल डिनोट्स दिस। अब देखो ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप करने को तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ लिया एब्सेंटीज निकालना है। अदरवाइज आप इसे शुरू में स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, रीड में पता नहीं आगे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो बड़ा होगा, तो आप शुरू में ऐसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। अब देखो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, या तो वो 2 से डिवाइड होगा, ये चेक करना है आपको, और 3 से भी डिवाइड होगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा 6 से। तो देखो अगर के की वैल्यू लास्ट में 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए और 0, तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। तो ये तो हर 2 पे तो हर पे काम चलेगा, लेकिन 3 से डिवाइड के लिए आपको पता है ना कि जो सम होता है, सम ऑफ डिजिट्स, आपके लिए लिख रहा हूं मैं खाली, ताकि आप अगर जो बिगनर हैं, जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता, वो डिवाइड बाय अगर 3 से होगा तो वो 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर डिवाइड बाय 9 होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होता है। तो 3 का चेक करना है, तो हम सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं यहाँ का। 2 और 1 3, 3 और 7 10, ठीक है। या 7 और 9, 7 और 2 7 और 2 9, ये खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, ये भी खत्म हो गया, 4, तो मतलब 4k है। अगर k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि इन दो डिजिट का सम जो है वो 3 आ जाए, तो 4 रखूंगा, 4 और 4 8, ये नहीं होगा। और 6 रख दूंगा तो 4 और 6 10, ये भी नहीं होगा। अगर 2 रख दूंगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड होता है, तो यही इसका आंसर है। और 0 रख दूंगा तो 4 ही आएगा, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कैसे निकालना है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने 2 से चेक करा, या आप डायरेक्ट 3 से ही करते, 3 से ही करके आपको एक आंसर मिल रहा था, आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लीजिएगा कि 9 से डिवाइड के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। अगर आप एग्जाम में पढ़े और आपसे सॉल्व ना, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आने लग जाएगा ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आपका आगे भी पेपर खराब होने लगेगा। ऐसे बड़े क्वेश्चनों को, लैंग्वेज को देखना भी नहीं आपको, स्टार्टिंग में क्या करना है स्किप, इसे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, छोटा क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, आपको वो टेबल याद होना चाहिए, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। नहीं याद तो मैं आपको याद भी करने का तरीका बता दूंगा। वो कैसे है, साइन 30 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है, तो ये 1/4 यहाँ से आ जाएगा। फिर दूसरा देखो यहाँ पे साइन 40 है, इसकी वैल्यू नहीं पता, साइन 45 की वैल्यू पता है, ये कितना होता है 1/√2, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 उसका स्क्वायर। 55 की भी वैल्यू नहीं पता आपको, 35 की भी नहीं पता, 45 की फिर से पता है, वो 1 स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा। 50 की वैल्यू नहीं पता, 60 की वैल्यू फिर पता है √3/2, तो √3/2 जो है उसका स्क्वायर,
डायरेक्ट लिख दूं मैं आपके लिए, 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, साइन 40 और साइन 50, मतलब इन दोनों को अगर मैं ले लूं तो क्या ये -1 नहीं आ रहा? देखो मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाता हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि जब भी a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो आप याद रखना साइन ए इक्वल टू कॉस बी बराबर होगा, चाहे कॉस ए साइन बी हो, टेन ए इक्वल टू टेन बी बराबर होता है, और सेक ए इक्वल टू कोसेक बी बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब है जब भी ए प्लस बी का सम जो है इन ए और इनका बराबर होगा, ए प्लस बी का सम बराबर होगा, ए प्लस बी का सम 90 होगा, सॉरी, तो ये आपस में बराबर होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि साइन के बदले यहाँ पे 1 माइनस से क्या होगा, कॉस आ जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा, और वो भी माइनस का रहेगा, तो इन दोनों को जब आप साथ में लोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 40 और साइन 40, इन दोनों से फिर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 55 और 35 का भी -1 आ जाएगा। इतना समझ गए आप? अब ये -1 और ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -2, और 1 और 1 कितना, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और उसके साथ 1/4 बचा और 3/4 बचा, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। आप बात समझ गए? इतना सब जो मैंने किया है वो आपको समझाने के लिए किया है, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें डायरेक्ट लिख के और पेपर में इतना ही करेंगे, और यहाँ पे ये जो चीज है अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो वही आ गया ना। अब ये 61 है, तो मैंने बोला इसका अगर आप 90 के साथ निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 29 डिग्री आ जाएगा। मैंने बोला ना ये सम बराबर होता है, 90 तो कॉस के बदले साइन लिख सकते हैं, तो और इन दोनों का सम क्या होता है 1। तो ये क्वेश्चन कैसा था करने के लिए, ओरली, कैसा क्वेश्चन है ये, ओरली आपको करना था, इसमें कोई भी पेन उठाना नहीं था। नेक्स्ट था एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट इतना, देखो आपको ये एमपी दे दिया, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब ये कह रहा है कि सीपी और एसपी जो है, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 110, या 10 से 11 लिखो आपकी मर्जी, सीपी आपको बोल रहा है निकालने को। यहाँ पे आपको ये एमपी दे रखा है, ठीक है, और आपको बोल रहा है 40% डिस्काउंट, तो अगर मैं 40% डिस्काउंट हो रहा है तो मतलब 60% पे बिक्री है, 60% को ऐसे लिख सकता हूँ, या 3/2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख दो, 3/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगता है वो क्या होता है, 60% को 3/5 डायरेक्ट लिखता है। अब यहाँ से काट लो आप, ये 11 पे कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपकी क्या होगी एसपी की वैल्यू। अब देखो एसपी आपका क्या है 330, तो ये कितने गुना है, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 300, तो 300 आंसर हो जाएगा। आप समझ गए? कुछ चीजें इसमें आपको स्टेप्स कम करने पड़ेंगे, जैसे अगर कोई सही होता, मतलब जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती, वो क्या लिखता, ये इंटू 3/5 लिखता और यहाँ पे काट के डायरेक्ट लिख देता 330। तो ऐसे स्टेप्स आपको बीच में मिस करने, ये जो स्टेप मैंने करा ये आपको दिखाने के लिए करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा टेबल है, ठीक है, ये काम चल जाएगा। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन अ मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री के अंदर, हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। देखो हिस्ट्री के अंदर 3 लोगों के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और कह रहा है हिस्ट्री में पास होने के लिए 105 नंबर चाहिए। टोटल मार्क्स कितने हैं 175 इंटू 100, तो ये हो गया। अब जैसे मैंने वो कैलकुलेशन वीडियो डाला तो उसमें मैंने बोला था 30 प्लस 35 और 36 का टेबल याद होना चाहिए। अब जिनको याद नहीं है वो यहाँ पे 5 से काटेंगे, मैं यहाँ 25 से डायरेक्ट काट सकता हूँ, 25 सत्ते और 25 चौके, फिर 7 से काट सको 7 बन जा और 7 5 जा, तो ये कितना आ रहा है 60%। मतलब जिसके भी 60% होंगे वो हिस्ट्री में पास होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 60% वाला तो खाली एक ही बंदा है, तो कितने बंदे हैं, एक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, पाइप, देखो छोटा क्वेश्चन है तो आप पहली बार में अटेम्प्ट कर सकते हो। फिल पाइप पी 21 टाइम्स फास्टर देन पाइप क्यू। वो ये बोल रहा है दो पाइप है पी और क्यू, पी जो है 21 टाइम फास्टर है क्यू से, मतलब क्यू अगर एक घंटे में बढ़ रहा है तो ये 21 टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, ये इनकी एफिशिएंसी है एक तरीके की। क्यू कैन फिल द सिस्टम इन 110 मिनट, तो फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम जब बोथ मिलके भर रहे हो, ठीक है, बोथ दोनों को खोल दिया गया। तो देखो हमें पता है ना टोटल वर्क कैसे निकालते हो आप, भाई आपने कहीं से भी पढ़ा तो टोटल वर्क कैसे निकालते हो,
भाई क्यू को 110 घंटा लग रहा है और क्यू की अगर मैं एफिशिएंसी लिख दूं तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो पेपर में डायरेक्ट लिखना है आपको 110 इंटू क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, एक, और दोनों मिलके मतलब 21 और एक कितना हो जाएगा, 22 एफिशिएंसी। तो आंसर आ जाएगा। और 22 का टेबल जिसे नहीं आता फिर वो यहाँ पे पछताएगा 22 पंजे। तो ये 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन रेशो दिस। ठीक है, अब क्या बोला है, कोन। देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होने के चांस होते हैं, आपको बोला है कोन, तो कोन और सिलेंडर में आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मूला बदल जाता है। तो यहाँ पे यही आपसे गलती हो सकती है सिली मिस्टेक की। ठीक है, सिली यही होगा यहाँ पे होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं, उनके रेडियाई का रेशो ये है और उनके वॉल्यूम का रेशो ये है। तो कह रहा है हाइट का रेशो बताओ। तो आपको वॉल्यूम नहीं पता क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका होता है, कोन का होता है कि नहीं होता। अब आप एक ये चीज बताओ मुझे कि भाई आपको रेडियस भी दे रखा है और हाइट पूछी है और वॉल्यूम भी दे रखा है, क्या 1/3 एक कांस्टेंट एक्स की जरूरत है, क्या पाई एक कांस्टेंट एक्स की जरूरत है, नहीं। जो कांस्टेंट है वो तो कभी बदलेंगे ही नहीं है, तो उनकी आपको खास जरूरत नहीं है। आप वॉल्यूम का रेशो लिखो। अब वॉल्यूम का रेशो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे 3/5 दे रखा है, आपको डायरेक्ट लिखना है पेपर में, तभी तो आपके स्टेप्स कम होंगे। दूसरा, पहले वाले केस में रेडियस क्या है, 2 5, तो आप 2/5 है और रेडियस क्या क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखो। मैं होता तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख देता था, लेकिन आपके लिए मैंने ऐसे अभी कर दिया। फिर कह रहा है हाइट, तो हाइट का रेशो H1 और ये H2 दो भी है, जो भी होगा हाइट का रेशो भी आएगा। अब उसने बोला है ना हाइट का रेशो डायरेक्ट, तो बस H1/H2 निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3/5, ये 4/25 है, इससे इसे काट दिया 5 पे, 3 5 जा 15 और नीचे आ जाएगा 4 और ये हो गया H1/H2, तो 15/4 ये आपका आंसर। आप समझ रहे हैं, बस यही ध्यान देना। यहाँ तो हाइट का रेशो ऐसे ही बोल दे इसलिए H1/H2 है। कभी ऐसे अगर बोले वॉल्यूम V1 और V2 दे रखा है और वहां पे बाद में बोले H2 रेशो H1 निकालना है, तो मार्क करते हुए आपको इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला आपको स्टेप्स कम करने, ये वाला स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, स्टेप मिस करना है ये वाला, समझ रहे हो। अभी अगर जो बिगिनर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो भाई रिपीटर है उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली वो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबको एक लेवल पे लाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जो ये क्वेश्चन है ना आपके सामने लिखा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। और देखो इससे सेम सिमिलर क्वेश्चन 2024 के मेंस में भी आया है। मतलब जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो मैं आपको कह लो ऑब्जर्वेशन है, वो उस मेंस में भी काम कर रही है, यहाँ भी काम कर रही है। अब आपको ये बोल रहा है ऐसे सॉल्व करो, आप कुछ मत करो। आप देखो एक्स पे डिपेंड कर रही है चीजें, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर में अगर आप एक्स को 0 कर दो किसी भी हाल में, तब भी कोई फायदा, कोई घाटा तो नहीं हो रहा। हम जब भी ऐसा वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चंस दिखती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल होता है ना उसको हम गायब कर दें। तो उससे 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए बस, या आप समझ रहे हो। तो एक्स को आप 0 रख दो तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, और आप जब सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मैं इसके अलावा आपको, और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप रखते हैं, अब एक्स को मान लो आप 0 रखते हैं, दो चीजें समझाता हूं मैं। ये वाली चीज मैं एग्जाम में करने के लिए आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं समझा, एक्स को आप 0 रखो। बहुत लोग क्या करेंगे, एक्स को 0 रखेंगे, तो एक्स को 0 रखने पे ऊपर क्या आएगा 125, नीचे क्या आएगा -25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो 25 ये 5 से कटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 5 25, 25 आंसर आ गया प्लग का। अब आप ये देखो एक्स को 0 रखने पे यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, तीन जगह आ गया। अब आप फिर फंस गए, आप फिर वैल्यू रखोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ चीज, कि वैल्यू पुट करने से पहले ऑप्शंस को देख लेना। ठीक है, ऑप्शंस को देख लेना, क्योंकि अगर ऑप्शंस में जैसे एक्स आप 0 रख रहे हो, रखने पे ऑप्शन सेम सेम हो रहे हैं, सेम सेम हो रहे हैं, तो कभी भी आप 0 तो मत ही रखो, कोई दूसरी चीज रखो तो ज्यादा फायदा होगा। तो आप 0 रखने पे आप देख रहे हो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 हो रहा है, यहाँ -25 हो रहा है, लेकिन तीन ऑप्शन में तो सेम हो रहा है। इसलिए मैं आपके सामने ये चीज कह रहा हूं कि ये करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर। ये आप करोगे उसके बाद दोबारा सोचोगे अरे तीन ऑप्शन सेम है, आप कुछ और वैल्यू रखो, तो ये आपकी चीज टाइम वेस्ट कराएगी पेपर के अंदर। आप अगर एक नजर घुमा के ये देख लोगे कि ना भी ऑप्शन सेम बन रहे 0 रखने पे, तो ऊपर मत सॉल्व करो। और सीजीएल मेंस के अंदर ये चीज काम
जीरो रखने पे ही करेगी, क्योंकि क्या है वहां पे ऑप्शन सेम नहीं बन रहे थे। अगर आप मेंस का पेपर देख लेना उठा के, तो सबसे जीरो के बाद क्या रखना चाहिए, हम वन रख लेते हैं। ठीक है, जो सबसे सिंपल नंबर है उससे हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स को वन रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 15 + 75। क्योंकि हमें सॉल्व क्यों करना, एक्स की वैल्यू रख दो, वो तो हर एक चीज के लिए सेटिस्फाई होगी। 1 - 25 और 1 - 5। ठीक है, अब देखो भाई डायरेक्ट करना है 75 और ये 215, 15 और एक ये 16, 216 हो गया सम, नीचे हो गया -24, 24 में तो डायरेक्ट ही आता है, और ये हो गया -4, 24 में 9 पे आता है। अब कहते हैं ना कि 24 का टेबल क्या याद करेंगे, तो 9 पे आता है। और 9 × 4 = 36, और वो भी किसका आएगा, 9 × 4 = 36। और वो ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस, +36 जहां पे भी आ रहा है वो आपका आंसर है। अब देख लेते हैं, क्या यहाँ पे वन रखने पे 36 आ रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा, यहाँ पे 36 नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे 36 बन रहा है, 5 और 1 6, और ये यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। यहाँ 10 और 1 11, और यहाँ पे बन रहा है 36, ये 36 आपको दे रहा है और ये भी नहीं दे रहा। तो हो गया ना आपका। तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आप एग्जाम के अंदर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई वैल्यू पुट के पहले ये चेक कर लेंगे, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ऐसे आपको टाइम बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। अब देखो एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना, तो आप बहुत सारी छोटी ट्रिकें सीख के जाते हो, लेकिन कई कई बार अप्लाई भी नहीं कर पाते। जैसे कोई बंदा बहुत पैनिक में होगा, उसे समझ नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा भाई, इसको सॉल्व करने लग जाएगा। तो 88 को 8 से डिवाइड करो, 11 के, -3 3 जा 9, 6 6 जा 36, और 7 5 जा 6 6 जा 36, 7 5 जा 35। ठीक है, ये कट, तो ये हो जाएगा 36 - 35, आपके लिए लिख रहा हूँ, +k² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11k - 9 इक्वल टू 1 + k²। यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, वो यही तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो इसका मतलब जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी वैल्यू ऑफ के होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी क्या, इस इक्वेशन को करेगी ना। तो आप डायरेक्ट डाल ही लो ना, इतना वो क्यों कर रहे हो। जैसे ऑप्शन नंबर अगर मैं 1 उठाऊं, तो ये कह रहे हैं के की वैल्यू 1 और 10 हो सकती है क्या, 1 और देखो, अगर देखिए 1 4 3 2 पहले ही अगर पार्ट को रखें, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है, दो सोल्यूशन होंगे, लेकिन खाली पहले पार्ट को रखे, वो चारों में अलग है, इन चारों में पहला पार्ट अलग है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो काम बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11 × 1 - 9, नीचे हो जाएगा 1 + k² और इक्वल टू 1 है। तो 11 में से 9 जाएगा 2, और नीचे 1 1 + 2 हो गया ना 35। इसका मतलब यही आंसर था। इन सबको मुझे देखना भी नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ से टाइम बचेगा, आगे बढ़ जाइए फिर। ठीक है, लेट ओ बी द, अच्छा देखो, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एसएससी का ना एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये अक्सर एसएससी पूछता है अपने हर एग्जाम के अंदर। तो इसको मैं यहीं बता देता हूँ, या अगर किसी को लगे कि भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वो बाद में भी कर सकता है। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसको आपको पता है कि आपको आता है, कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं इसे अभी करा देता हूँ। ठीक है, तो कह रहे एक सर्कल है, तो कह रहा है एक, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी और सी डी टू पैरेलल कॉर्ड है ऑन द सेम साइड। ये ध्यान रखना कि सेम साइड पे होती है कि डिफरेंट साइड पे होती है। इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन बनते हैं, सेम साइड भी डिफरेंट साइड भी। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्यू ए परपेंडिकुलर है सी डी के। ए बी की लेंथ दे दी और सी डी। अब देखो, हम ए बी और सी डी जो सेम साइड है, उसको बनाने से पहले उनकी अगर लेंथ गिवन होती है तो उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि पहले क्या बनेगा। जैसे मान लो ये ओ है, तो अगर सी डी बड़ा है तो सी डी पहले बनेगा, और ए बी छोटा है तो ए बी बाद में बनेगा। बस यही चीज आपको आगे पढ़ के पता चलती है। तो ठीक है, अगर ए बी बड़ा होता तो ए बी, क्योंकि ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो ये आपको आगे पढ़ के पता चलता है। अब वो ये कह रहा है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, तो भाई एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड के ऊपर, ये इक्वल भागों में डिवाइड करता है। सिमिलरली ये इस पे जो परपेंडिकुलर डालेगा, ये भी इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ये सबको पता ही होगा। तो अगर ये पूरी लेंथ 24 है सी डी की, ये भाई 24 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये पूरी लेंथ ए बी की कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5।
ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मैं ये रेडियस मिला दूं, ये वाला नीचे वाला भी रेडियस मिला दूं, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, अब वो यही कह रहा है कि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर ओ पी, तो ये है पी और ये है ओ क्यू, और पी क्यू की वैल्यू भी दे दी है उसने, दे दी है 7, ये 7 है वैल्यू। ठीक है, जो बीच का डिस्टेंस है 7 है। अब वो ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो यहाँ पे फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिली मिस्टेक के यहीं पे चांस होते हैं, सिली मिस्टेक, कि भाई आप रेडियस निकाल देते हो जल्दीबाजी में, लेकिन पूछा क्या है आपसे, डायामीटर। दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, यूनिट। आप हमेशा ध्यान देना, कुछ जब मेंस के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यहाँ मीटर में पूछ लेगा, आप सेंटीमीटर में निकाल लोगे, तो ऑप्शन फिर उस तरीके से वो सेट करेगा। ये दो चांस होते हैं यहाँ पे सिली मिस्टेक के, इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ना नंबर बहुत आसान है, तो आप चाहे तो ऐसे ही गेस कर सकते हो। देखो 12 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आप जानते हैं 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 12 है, ये 12 है और आर की वैल्यू पूछ रहा हूँ, आर बड़ा है, अगर मैं आर को 13 ले लूँ तो ये 5 हो जाएगा। भाई ये ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर मैं ये ले लूँ तो देखता हूँ ये नीचे में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। इसी के साथ ये एक नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 7 है, तो 7 और 5 12, ये हो गया 12, और ये नीचे वाली लेंथ 5 है, तो ये रेडियस 13 आना चाहिए। तो क्या 13 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट वैलिड है। तो आर की वैल्यू इन्होंने क्या कंसीडर करके क्वेश्चन बनाया, 13, और डायमीटर पूछा है तो डायमीटर क्या है, 26। इस बात को ध्यान देना कि 13 भी आंसर में है, ये सिली मिस्टेक के लिए दे रखा है आपको। तो ये आंसर हो गया, आप बात समझ गए। लेकिन अगर आप मान लो कि यहाँ पे ये सिंपल नंबर्स नहीं होते तो इसको सॉल्व कैसे करना था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर सॉल्व करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, इसको एक्स मान लो और दो ट्रायंगल है राइट एंगल, उनको सॉल्व करो। जैसे पहले वाले में देखो तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यही हो जाएगी। दूसरे ट्रायंगल में क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिखनी होती है, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, या 5 स्क्वायर ही लिख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाले एक तरफ कर दूंगा, जैसे एक्स प्लस 7, वैसे इस स्टेप को भी लोग डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 12 प्लस 5 17, और ये माइनस हो जाएगा 7, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे करूंगा तो 2x प्लस 7 ए प्लस बी ए माइनस बी लगा रहा हूं मैं, समझ गए। और दूसरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो आगे 7 से 7 कट गया, और फिर 7 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा 10, 2x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अभी भी x की वैल्यू 5 है, और x की वैल्यू जब आप 5 रख दोगे तो 5 और 7 12, फिर वो वही 13 ही आएगा। तो जब भी, अभी तो नंबर्स इजी हैं, इजी नंबर ना हो तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब टफ नंबर्स होंगे तो यही सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट। यार ये ऐसा इतना चित्र और इतना सब लिखा हुआ देख के मत सोचना मैं बहुत बड़े तरीके बता रहा हूँ, मैं बेसिक भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि भाई कल को एग्जाम में हो तो कैसा करना है। अदरवाइज एग्जाम के लिए तो इतनी अप्रोच काफी थी ना, दिस इज फॉर इनफ फॉर एग्जाम। ये चित्र बनाया और इससे, ये मैंने तब बताया जब बहुत टफ नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफ कॉसेक थीटा ये है तो इवेल्युएट करो ये। तो देखो आपको ये सिंपल सी आइडेंटिटी पता है सारी, नहीं पता तो भाई याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये यहाँ पे ना गलती से लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे याद करें, तो देखो ध्यान रखो, अल्फाबेट में एस पहले आता है कि टी पहले आता है, एस पहले आता है तो सेक पहले आएगा, सी पहले आता है, सी ओ सेम हो गया, उसके बाद देखो एस आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो अल्फाबेट वाइज ये बने हुए हैं फॉर्मूले, आप समझ रहे हो, मतलब वहां से आप याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, सेक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इंटू कॉट स्क्वायर दे रखा है आपको, और 1 प्लस ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ही होता है। ये और ये आपस में उल्टे होते हैं, कट गए, और इसका स्क्वायर पूछ रहे तो 5/3 है तो 25/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 17th क्वेश्चन है, और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स
जिनका रेडियाई है ये और उनका सेंटर की दूरी दे रखी है ये। इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट MQ। देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है, दो ऐसे होते हैं सर्कल, उनका ऐसे पॉइंट दे रखा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, और उसकी लेंथ पूछिए। तो आपको देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला नहीं पता, सबको याद होता है कि सेंटर से दूरी जो भी होती है माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनका डिफरेंस का होल स्क्वायर। और अगर ट्रांसफर्स की बात करी जाए तो सब सेम होता है, बस यहाँ पे प्लस वाला हो जाता है। तो आप इसे डायरेक्ट निकाल दो भाई, 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 22 माइनस 10 12 का स्क्वायर। अब वही इनको जोड़ो 49, इनको ये करो, ये होगा 25, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 7 5 जो 35 है ऑप्शन में आंसर, ठीक है। 18th करते हैं, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए और बी स्टार्ट करते हैं। देखो एक सर्कुलर रेस, मिटा लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, इस ये 840 मीटर का, इसमें ए और बी जो है रन करते हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं एट द सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट से, मान लो ये वो है, दोनों की स्पीड है 6 और 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है रिलेटिव स्पीड का ही। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कितने टाइम बाद वो दोबारा मीट करेंगे, तो ये रिलेटिव का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। बट अगर आपसे ये पूछ लेता वो आपको कि सेम पोजीशन पे सेम पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आपको ऐसे नहीं करना था, तब आपको सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। तो वो अभी जब क्वेश्चन आएंगे मैं समझाऊंगा, यहाँ रिलेटिव है तो नॉर्मल कुछ भी नहीं करना। 840 रिलेटिव में क्या सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, तो 12 माइनस 6 डिफरेंस ही होता है दोनों स्पीड का, तो 840 अपॉन 12 माइनस 6, तो 6 1 6 6 4 140 सेकेंड, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, आर पेज 100 रुपीज टू पी। आर ने ई को 100 रुपए दे दिए, कितने कितने में, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, ये रुपीज में सब, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 40 हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, जो 5 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे इन द पेमेंट। अच्छा देखो, अगर आपको तीनों का रेशो दे रखा होता तो बात अलग थी, आप डायरेक्ट निकालते, लेकिन यहाँ पे तीनों का रेशो नहीं दे रखा, आपको ये बता ही नहीं रखा कि 5 के कितने कॉइन है, 2 के कितने कॉइन है और 1 का कितना कॉइन है, और 5 के पूछ लिए। मतलब जो क्वेश्चंस आपने किए हो प्रैक्टिस, उसमें ऐसा होता है कि आपको रेशो दे देगा इन सबका, है ना। लेकिन यहाँ नहीं दे रखा तो हम मान लेते, मान लो ये ए थे 5 वाले, और 2 वाले बी थे, और 1 वाले सी थे। तो एक बात तो तय है, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी। पहली ये बनेगी कि 5 ए मतलब 5 रुपए के ए सिक्के प्लस 2 रुपए के बी सिक्के प्लस 1 रुपए के 3 सिक्के, तो डायरेक्ट सी लिख देता हूँ, ये मिलके क्या बनाएंगे 100 रुपए। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों सिक्कों का सम कितना दे रखा है, 40 40 दे रखा है ना आपको ये। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अभी भी हम 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, क्या उसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को, इसमें से पहले देखो हम सी को उड़ा देते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, इनको माइनस बना देते हैं इक्वेशन को, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी, और ये सी कट जाएगा, माइनस हो गया, और यहाँ आ जाएगा 60। इतनी बात समझिए। अब 5 का पूछ रहे, 5 को आपने ए माना था, ये वाला है 5 5 को ए माना था, तो ठीक है। तो 4a इक्वल टू 60 माइनस बी। अगर अब मैं ऑप्शंस को यहाँ से यूज करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं 16 रखता हूँ, तो 1664, यहाँ पे तो 64 आ गया, और 60 में से कुछ घटेगा तो 64 कभी नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 17 फोर जा, और वहां कुछ घटेगा, ये भी गलत हो गया। 18 भी गलत हो गया, जब 16 ही गलत हो गया तो 17 18 सब गलत हो गया, जो सबसे छोटा नंबर है 13 होगा। और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, 13 फोर जा 52, तो वहां पे 60 माइनस समथिंग हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ी। आप नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे बेसिक से, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो आपको ऑप्शंस का यूज करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है,
अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और मैंने देखा y% है और आगे भी देखो कैसी खतरनाक सी वो दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन को आपको भाई स्किप ही करना पड़ेगा शुरू में, इसे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो कि 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है और देखो मैंने कोशिश करी है कि जो आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन पेपर में होता है ना, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन 19 इंच या के आसपास की स्क्रीन होती है, क्वेश्चन उसी में दिखाई दे। ऐसा नहीं कि इतने में, ऐसा नहीं है कि पूरे इतने आधे में क्वेश्चन दिखाई दे और आधा खाली हो, तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा पेपर में, मेरी कोशिश रहेगी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, नंबर्स भी बड़े बड़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने में भी टाइम नहीं लगाना, सीधा दिखा बड़ी लैंग्वेज है, स्किप। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में देखो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप ओरली नहीं कर सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पूछ रहा है, तो ऊपर होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो प्लस वाला नीचे से कट जाएगा, ऊपर माइनस वाला बच जाएगा, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है रजनीश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/26 ऑर्डर इन 34 डेज। इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ द प्रिंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? इन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है, आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते थे कि भाई नीचे वाला यही मान लो टोटल काम है आपका, और वो कह रहे हैं कि जिसमें से 17 काम जो है वो 34 दिन में कर रहा है, एक काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 27, तो 27 काम कितना दिन करेगा? 54 दिन में। ये आप, मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसे ओरली कर सकते थे, क्योंकि नंबर ही इतने ईजी हैं कि 17 काम 17 जो है 34, तो एक काम 2 दिन में, तो 27 काम कितने? 54 में। ओरली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 24th, अभी आप भले ही नहीं कर पाओ, चाहे तो थोड़ा सा लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है अभी मेरे से गलत हो जाएगा ओरली के चक्कर में, तो आप लिख लो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में डेवलप करना इन चीजों को। 24वां क्वेश्चन करते हैं। अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल द राइस एट कॉस्ट प्राइस। वो बोलता है कि भाई मैं तो जो जितने का मैंने खरीदा है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ये हर आपको सेट में दिखाई जरूर देगा, मेंस में भी दिखाई देगा, थोड़े नंबर मुश्किल हो सकते हैं, या दो चीजें जोड़ देगा उसमें। किस, एक बोल रहा है दुकानदार कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे जो लाया हूँ कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा है, वो वेट कम दे रहे हैं। तो उसको बताओ एक्चुअल में प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट तो होगा कि भाई वो 1 किलो जितने का ला रहा है लेकिन 1 किलो दे नहीं रहा। मतलब कि ये है कि 870 ग्राम दे रहा है और बोल रहा है कितना? 1000 ग्राम कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? इससे ये काट दो, प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 130 का, किस पे हो गया? 87 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले किस पे जाएगा? ये 1 पे चला जाएगा, 1 तो सब में है, बचेगा कितना? 13 और 30, 43 और 0 है ना, और यहाँ है 87। क्या ये 5 पे कट जाएगा? क्योंकि 15 है ना, 18, पहले 15 देखो, 8, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 8 40, 43। ओ ये आ रहा है, और यहाँ पे 430, इसका मतलब 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 है ना यहाँ पे, 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत, ये तो बहुत बड़े है और ये बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि देखो बिल्कुल करीब है, तो 14.9999 कुछ कुछ होगा। भाई यहाँ 430 और यहाँ पे 435 आ रहा है 5 पे, तो बिल्कुल 14.999 कुछ कुछ के आसपास होगा ना, तो इसलिए वो आंसर। अब 25वां क्वेश्चन ये है, हमने कुछ स्किप भी किए हैं, वो भी करेंगे हम। कि टेबल शो कर रहा है आउट ऑफ मार्क्स 100 में से 5 स्टूडेंट्स के, कह रहा है कि हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। कह रहा है कि 79% किसने मार्क्स ऑब्टेन करे, किस स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करे। तो आप एक बात सोचो, 100 में से मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब 100 को अगर मैं, ओ सॉरी, ये हो गया 500, और 79% मार्क्स ऑब्टेन करें, तो 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, 5 9 जो 45, 4 कैरी, 5 7 35, 39, मतलब कि जो भी पर्सन है उसने 395 मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे, और तब जाके वो 500 का 79% बन रहा है। 395 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो क्या होगा? वही आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पे ना टाइम कैसे लोग खराब करेंगे और टाइम कैसे बचा सकते हैं, मैं वो चीज समझाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सुमित, सुमित को देखते हैं। अब ये रहा सुमित, पहला ऑप्शन सुमित है, तो यहाँ पे देखो 8 8 16 और 2 18, फिर 8, पीछे कहीं 5 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का हम फायदा उठाएंगे, यूनिट डिजिट का फायदा उठाएंगे, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो सुमित तो आंसर नहीं हो सकता। अगला है मोहित, मोहित में देखते हैं 3 4 7 7 14 और 5, यहाँ पे भी नहीं आ रहा 5, तो मोहित भी गलत हो गया। रोहित, ये दोनों गलत हो गए। रोहित, रोहित को देखते हैं 9 6 15 और 8 23 4, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो रोहित भी गलत हो गया।
आंसर क्या होगा? तरुण। आप इसे टिक कर सकते हो अगर पहले से ही आपकी कैलकुलेशन सही है, नहीं तो आप चाहे तो तरुण को चेक भी कर लो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आएगा ही आएगा, इसमें 5 यहाँ आएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब जो स्किप वाले बचे हैं, तो देखो ऐसे ही वन फ्लो में आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन एक फ्लो में होने वाले थे, कहीं ओरली होगा, कहीं कुछ होगा। भी मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, धीरे धीरे जब आपको हैबिट डलवाऊंगा तो फिर मैं कम चीजों को आपको बताऊंगा कि कितना कम पेन चलाना है। ठीक है, अब वो स्किप वाले कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया था। देखो एक ये स्किप वाला है, एक ये स्किप वाला है। ठीक है, और इससे पहले कोई है स्किप वाला? एक स्किप और किया था शायद, हाँ ये भी किया हुआ है, ये भी स्किप किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाला कोई स्किप नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये स्किप किया, अब ये कर लेते हैं। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट इन द टोटल? देखो कह रहे नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो है वो सेकंड हाईएस्ट। अब यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, यही सिली मिस्टेक का एक पॉइंट बन जाता है कि लोग क्या होगा, हाईएस्ट निकाल देंगे और ऑप्शन में हाईएस्ट भी होगा, देख लेना। लेकिन आपसे पूछा क्या है? सेकंड हाईएस्ट। अभी टाइम जो ज्यादा जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ और मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ जहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना, यही आप गड़बड़ी करोगे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एब्सेंटीज। टोटल ये है, प्रेजेंट ये है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप जो टाइम बचा सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, फटाफट 16 का निकालेंगे। क्या ऑप्शन में आपको 16 कहीं भी दिखाई दे रहा है? तो ये वाला तो आपको करना ही नहीं चाहिए था ना, जो भी 16 करेगा। इसलिए ऑप्शंस पे क्वेश्चन पढ़ने के साथ सबसे पहली नजर पड़नी चाहिए आपकी। आप समझ रहे? अब बात करते हैं बाकी 17, 18, 19, 20 ये चारों हैं, तो इसमें निकाल लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, इन दोनों के इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, 65 20, और इन दोनों के बीच में 5 है, 25, और ये हो जाएगा यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ कर देता हूँ बार बार में, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है 10, 10 20 30, यहाँ पे कितना आ रहा है 34। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 70 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 12 8 20, ये हो जाएगा 31। यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 14, 70 80, और यहाँ पे कितना है 90 5, तो ये भी नहीं हुआ, ये 19 और ये हो जाएगा 30। तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा 34 और सेकंड हाईएस्ट है 31। तो 34 वाला है 18, ये है फर्स्ट हाईएस्ट। ये नहीं पूछा आपसे, पूछा सेकंड हाईएस्ट, वो है 2019। तो 2019 इसका आंसर लास्ट में दे रखा है, कितने चालू हैं, और 18 पहले दे रखा है। और अक्सर ये देखना सिली मिस्टेक के लिए सबसे पहले ही दे रखा होगा और बहुत लोग इसकी सिली मिस्टेक करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में मे भी सॉल्व करने में इजी हो, वैसे परसेंटेज में है, ठीक है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोल रहा है कि टेबल गिवन है, मार्क्स दे रखा है। अब देखो गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं, वो इन नंबरों को जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मार्क्स है। ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। मतलब आयुष के ये 90% मार्क्स है, मतलब 15 का 90% होता है 135 मार्क्स इसमें स्कोर करे। ठीक है, समझ गए आप? 7 स्टूडेंट के दे रखे हैं इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में। अब वो कह रहे हैं इफ समवन स्कोर ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट, ठीक है, और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर बाय दैट स्टूडेंट। कह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा है जिसने, हर बच्चे ने जो, आप उठा लो जैसे आयुष ने जो मतलब हर सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है, जैसे मैथ में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो इसका है, केमिस्ट्री में जो हाईएस्ट स्कोर है वो इसका है, फिजिक्स में जो है ज्योग्राफी में वो इसका है। तो ये बताओ उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो जाएगी। तो हम पहले देख लेते हैं भाई, है ना, कितने कितने सब्जेक्ट है। मैथ, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। यहाँ नहीं करते, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जगह ज्यादा है। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर। अब मैथ में हाईएस्ट परसेंटेज है 100, तो 100% का मतलब 150 का 100% कितना होता है 150। केमिस्ट्री में हाईएस्ट देखो ये 100 है ना, यहाँ पे केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट हाईएस्ट 80, तो 13 का 80% कितना हो जाएगा 104। अब जिसे 13 का टेबल नहीं आता उसे यहाँ पे परेशानी होगी, बहुत बच्चे होंगे जिसे टेबल 13 का टेबल भी नहीं आता होगा। यहाँ पे हाईएस्ट कितनी परसेंट है 90, तो 12 9 जा 108। ज्योग्राफी में हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है 85, और ये तो 100 ही है, तो यहाँ पे 85 ही आ जाएगा। और हिस्ट्री में कितनी हाईएस्ट परसेंट है 90, तो 9 6 जा 54, और यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है 90, 9 4 जा
40 का 90% कितना हो जाए 36। सबको जोड़ दें, 8 4 12, 12 5 17, 17 21 और ये 27 का 7, ऊपर 2 कैरी। ओहो सॉरी गड़बड़ होगी, सब यहाँ 2 कैरी आएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 20 23 का 3, ऊपर 2 कैरी, 2 3 4 5, 5 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 537। तो जो ये स्टूडेंट है ना, जो सब हाईएस्ट लेके बैठा है, वो 537 स्कोर कर रहा है। और टोटल मार्क्स कितने हैं वो देख लेते हैं यहाँ से। टोटल मार्क्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं 150 और 130, 280 120, 280 130, 300 400 500, यहाँ तक 500, और ये हो गया 600। टोटल कितना हो गया 600 इंटू 100। अब आपको काटापीटी मचानी है यहाँ पे। ये तो 0 से 0 कटे 6, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सारे 9 पे हैं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ गड़बड़ है। 13, 13 और 5, 8 और 5 13, 13 और 18, 21, 21 और 2, अरे यार ये 4 आएगा भाई, ये 4 आएगा। आप समझ गए, देखो यही ऐसी गड़बड़े ही होती है, यहाँ पे ये 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आएगा, 5 4 7। तो ऐसे ही देखो होता है। तो पेपर में यही चीजें आपको बहुत प्रैक्टिस से सुधारनी है। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा नहीं कि वीडियो यहाँ एडिट करके आपको डालूंगा, हो जाता है, सबसे होता है। ठीक है ना, हम इतने सारे काम करते हैं, इसलिए पेपर के अंदर मन शांत, कैलकुलेशन और नंबर्स की इतनी जम के प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कि भाई गलतियां ना हो। फिर भी देखा कि भाई पहला 9 आ रहा है तो 53 गलत हो रहा है, तो ऐसे हिंट मिल गया, कुछ तो गड़बड़ी हुई है मुझसे। तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो 91 तो आ गया, और वहां पे 1/6 बचा, तो पहला ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप बढ़ते हैं आगे, ये सारे कर दिए। अभी भी 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं हमने, कहाँ चले गए वो 2? ये रहा एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमने स्किप करा है। और मैं आपको बोलूंगा इसे कि अगर आप एक कॉपी बनाते हैं अलग क्वेश्चंस की, या डायरी बनाते हैं, जो कि आपको बनानी भी चाहिए मस्ट, इसे आपको नोट करना चाहिए। क्योंकि जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। बाकी जो आपको लगे अपने अकॉर्डिंग, अपने आप लेवल के अकॉर्डिंग, बट कोई रिपीटर भी होगा ना, उसको भी, मतलब जो अच्छे लेवल पे है ना, उसको तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा जो आपको फायदा करेंगे। तो इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट y% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट वोट। तो एक इलेक्शन है जिसमें मान लो t वोट्स डाले गए। पहली चीज, y% वोटर ने वोट नहीं करा, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि टोटल जैसे 100% है उसमें से y ने नहीं किया। और जैसे यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाते हैं, तो मैं नीचे आपके 100 लगा देता हूँ। ये होगी दूसरी बात। 10% ऑफ वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने हैं? 90%। वाइल द वैलिड वोट, आगे से ही पता चला हमें कि वैलिड वोट पे काम है, तो वैलिड वोट वर कास्ट इन द फेवर ऑफ 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट के फेवर में डाले गए, 2 कैंडिडेट हो गए भाई। ठीक है ना, जो वैलिड वोट है वो 2 कैंडिडेट के फेवर में डाले गए। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375%। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ऑफ द वैलिड वोट वर कास्ट वाज डिक्लेयर इलेक्टेड बाय। ठीक है, ये कह रहा है जो विनर है और ये हारने वाला है, इसको 59.375 वोट्स मिले, और वो जीता कितने वोटों से है? 2484 वोट से। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन इज, ये आपको टोटल तो दे ही रखा है, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, 2 3 चीजें मैं आपको समझाना दो चाह रहा हूँ कि अब आपको जीतने वाले कितने वोटों से जीता है ये गिवन है, जीतने वाला कितने वोटों से जीता है ये आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 100 माइनस ये वाली वैल्यू करनी होगी, फिर जो वो वैल्यू आएगी उसमें विनर और लूजर का डिफरेंस निकालना होगा, वही तो उन दोनों का डिफरेंस होगा, और उसी को तो कंपेयर करोगे। तो मैं आपको इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसको आप ध्यान रखना। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझो। आप पहले, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप पहले समझो, मान लो 50 और 50 है, ये 2 बंदे थे, ये जीतने वाला है, ये लूजर है। ठीक है, जितना ये 50 से ज्यादा होगा, मान लो 5 कम ज्यादा, उतना ये 50 से कम होता चला जाएगा। ये बात आप मेरी मान रहे हो, जितना ये 50 से ज्यादा होगा उतना ही ये 50 से कम होगा। इसका मतलब ये है जो इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है, यही डबल ही हो रहा है ना, जो ये बढ़ रहा है वो ये घट रहा है, तो डबल हो रहा है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये 50 से कितना ज्यादा हो रहा है, 9.375। यहाँ पे यही 50 से उतना कम हो रहा होगा,
और इसी को अगर आप डबल कर देंगे वही डिफरेंस आ रहा होगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6 और एक ये 7 और 2 9 18, तो ये आपका 18.75। इसका मतलब यहाँ पे 18.75 जो है यही वो डिफरेंस है जिससे जीतने विनर जो है जीत रहा है हारने वाले से, और इसको किसके इक्वल दे रखा है, 2484। आपको बस यही इक्वेशन लिखनी थी। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये जो कहानी है ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताई है, ठीक है, आप ताकि समझ ले और अगली बार से आपके काम आए। असली जो है बस ये बात थी कि इसको किसी तरीके से लिखना था, इस वाली चीज को लिखना था, तो इसको मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। और अभी तो ये डिफिकल्ट नंबर था, जब आपका इजी नंबर होगा ना, जैसे एक 55% है तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। 5 50 से कितना ज्यादा है, 5 उसका डबल 10, तो 10% हो जाएगा, वो ओरली कर पाओगे। तो ये इक्वेशन बन गई, बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का भी आपको थोड़ा सा तरीका मैं सिखा देता हूँ। टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है 16, कहाँ चला गया, 16,000 इंटू 100 - 11 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 18.75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2484। ठीक है, ये वाली चीजें जो येलो के इधर है वो सब मैं समझाने के लिए था। अब मैं आपको काटा पीटी करके दिखाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 9 से कट रहा है, 9 2 जा 18, 9 7 जा 16, 9 6 जा 54, ये तो कट गया, बहुत बढ़िया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 3 जीरो जो है, ये 2 और 1, ये 3 कट गए। ठीक है, अब आगे कट सकता है, कट सकता है। 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। हाँ, इतना हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बचा हुआ क्या है, ये हो गया, और बाकी चीजें 69, नीचे 18 पॉइंट, या ये ये कर लो, इसका 2 जो है जीरो ऊपर चले गए, और नीचे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, फिर से काटा मिट्टी बचा दी, ये 25 पे कटा। अब जिसने भी 25 का टेबल याद नहीं करा वो रोएगा, और जिसको 25 का टेबल आता है वो आगे निकल जाएगा लीड लेके। 25 से कट रहा है बिल्कुल ही पूरा, तो ये कटेगा 25 25 25 25 सत्ते, ठीक है, 25 सत्ते 175, और 25 पंजे, यहाँ 75 आ गया। कुछ गड़बड़ है अभी भी, इस पॉइंट वाले का मैंने ऊपर करा था 100, ये भी तो है। अच्छा, ये वाला भी तो 100 है भाई, एक और 100 है यहाँ पे। अब ये काट दो 3 पे, ये काट दो 4 पे, 3 से कट जाएगा 3 2 3, और 23 को 4 से करेंगे तो क्या होगा, 92, और यहाँ पे 100 माइनस वाई है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। वाई की वैल्यू 8 आंसर। आप मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पे भाई मेरे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज सीख लेना, ये आपको काम करेंगे। ठीक है, अगला, और इसको नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 घंटे से वो वीडियो पार हो चुका है ऊपर, लेकिन देखो शुरू के 12 15 मिनट तो ऐसे ही चले गए थे, और बाकी मैं समझा भी रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा जा रहा है, तो वो समझाना भी तो जरूरी है। और देखो, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, आगे वाले लेक्चर जरूर फॉलो करना, और ऐसे ही आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखते रहोगे। और देखो, एक बात और जान लो कि वीडियो लंबा जरूर होगा। अगर आप चाहते हो कुछ सीखना, तो बीच बीच में मैं जो सिखाना चाहता हूँ, जो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी एक टॉपर या कोई भी एक जो समझदार होगा वो इस तरीके से अपने सिलेबस को अप्लाई करता है, वो तभी आपको समझ आएगा जब वीडियो में मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। तो वीडियो करीब करीब 40 50 मिनट्स के जाएंगे, 1 घंटे के जाएंगे, तभी बेनिफिट होगा। अगर वीडियो आपको छोटा चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो अगर ऐसे एज इट इज ठीक है, लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उस अकॉर्डिंग सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर उसी अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करूंगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कह रहे मोहन बोरो करता है 422092, ठीक है, रुपीज सम, कितने रेट पे, 20% की ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट। क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई नहीं दे रखा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में वो इतने रुपए वापस दे देता है, कितने हैं, 21679, इतने रुपीज वो वापस दे देता है पहले साल के, फर्स्ट ईयर के एंड में इतने रुपए वापस दे देता है, रिटर्न कर देता है। इफ मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट, तो बताओ सेकेंड ईयर में कितना दे रहा है। देखो क्वेश्चन ना, ये एसएससी का एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, फिक्स है, ये आता है कि भाई उसने एक ब्याज लिया, किसी ने भी उधारी ली, उधारी लेके उसने क्या करा कि पहले साल में कुछ पैसा दिया, और पहले साल ब्याज भी लग चुका होगा उस अमाउंट के ऊपर, और दूसरे साल में उसने वो ब्याज और जो बचा हुआ अमाउंट सारा देके खत्म कर दिया, और वो पूछता है सेकंड ईयर में कितना हुआ। ये थर्ड ईयर में भी पूछ सकता है वो। तो मैंने वही लिखा कि भाई सम तो ये था, पहले साल में इतना दे दिया तो माइनस कर देते, 12 में से 9 गए 3, 1 10 में से ये गए 1, 10 में से ये गए 4, 1 0
4, और ये कैरी लिया था तो ये भी 0 ही होगा। तो इतना हो गया आपका, पहले साल के एंड में जब वो दे देगा तो इतना उसका पैसा बचेगा। दूसरा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ईयर के एंड होते होते फर्स्ट ईयर का 1 साल का इस पे ब्याज लगेगा, और ये अब जो सेकंड ईयर के बाद होगा इस पे भी 1 ईयर का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। इस पे 1 साल का ब्याज और इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा, और रेट क्या है 20%, और उसके अलावा ये अमाउंट भी उसको देना है। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूं, इन दोनों को ऐड कर लूं और उस पे 1 साल का ब्याज लिख दूं डायरेक्ट। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हो और चाहे तो आप जोड़ लो। मेरा कहना है ये तो उसको भरना ही भरना है, प्लस इस पे और जो ये वाला इस पे ब्याज, तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ लेते हैं इन दोनों को फटाफट, 422092। तो ये हो जाएगा 5 9 10, एक कैरी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 8। मतलब ये अमाउंट हो जाएगा। इस पे 1 साल का ब्याज 20% की दर से लगेगा, 1 साल का अपॉन 100। तो ये कटे 5 पे, क्या ये 5 काट देगा, इसे बिल्कुल काट देगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 0 1। मतलब कि ये तो आपका ब्याज से आएगा खाली। और एक ये वाला अमाउंट भी तो है आपका, जो पहले साल आप कुछ अमाउंट देने के बाद बचता है। तो 400413, ये 4 कैसे लिख दिया मैंने, 4131645501। यूनिट डिजिट का फायदा उठाओ, 4 आया, नई 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 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट है। तो मैंने बोला था यूनिट डिजिट की हेल्प से यहाँ पे आपका काम बन गया। या आप ऐसे भी देख सकते थे, इस चीज इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, इनको जोड़ के यूनिट डिजिट जो आएगी वो आएगी 4, 4 एक ही में था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आई होप आपको समझ आई होगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन के तरीके, कहाँ टाइम बचाना है, कहाँ स्टेप मिस करना है, कहीं छोटी मोटी नए चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो ऐसी जब आप 30 40 30 35 वीडियोस करोगे तो हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजें उसमें डालता रहूं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ लेकर आऊं, कहीं कॉन्सेप्ट बता दूं, कहीं कुछ बता दूं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले लेक्चर्स को एटलीस्ट मेरे कहने पे विश्वास के साथ मिनिमम 5 लेक्चर जरूर देखें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। ऑल्टरनेट डेट ये सारे सेशंस आते रहेंगे, और 2025 की तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा है कि नोटिफिकेशन डिले हो गया, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको शायद टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और कंसिस्टेंटली काम कीजिए। याद रखना, जो बंदा कंसिस्टेंटली काम नहीं करेगा, धीरे 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 कम से कम 70 से 80% वो वैसे ही हार जाता है, वो वैसी रेस से बाहर हो जाते हैं। बचे 20% से आपको फाइट करना होता है। और ऐसे ही आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सभी एग्जाम जो सीजीएल 2025 में होने वाले हैं, सब में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो एटलीस्ट 5 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ ये बहुत फ्रूटफुल सीरीज है। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहां पे भी हम रेगुलर अपडेट्स कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी नहीं अननेसेसरी डालते रहते हैं, जो रिलेवेंट होती है। फालतू का ये नहीं, हर एक घंटे के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। अगर आपको ये जो अभी मैंने आपको समझाया है इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा, और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उन सब की भी पीडीएफ मैं वहीं पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।